गौतम आईएएस अकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा था कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या सिनेरियो था, वो क्या परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को भारत में आने के लिए प्रेरित करा और वे किस प्रकार भारत में आने का मार्ग खोजती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आएगा कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण जो है यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ था। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम देखते हैं कि यूरोप में 300 AD के समय एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, जो कि दो पार्ट में डिवाइड था। वेस्टर्न पार्ट जो था उसे जर्मन्स ने जीत लिया था और जो ईस्टर्न पार्ट था अर्थात पूर्वी भाग था, और यह वह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसके थ्रू जो है भारत और यूरोप के मध्य एंशिएंट काल से ट्रेड हुआ करता था। इस मार्ग पर पड़ने वाले स्थान कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, जो कैपिटल थी उस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य की, ईस्टर्न पार्ट की जो बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल की कैपिटल थी, पर जो है वो ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण होता है और ऑटोमन तुर्क जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल या तुर्क की राजधानी इस्तांबुल भी इसे कहते हैं, अभी के समय में इसे इस्तांबुल कहते हैं, को जीत लेते हैं। जिसके कारण इस विजय के कारण जो है वो व्यापारिक मार्ग जो एंशिएंट समय से चला आ रहा था वो अवरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार इस एंशिएंट मार्ग के अवरुद्ध होने से एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज का प्रयास जो है वो स्टार्ट होता है और इस प्रयास को एक भौगोलिक खोजों का युग ही कहा गया, जिसके समय जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हमारा केप ऑफ गुड होप्स जो है ये सब खोजा गया। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली, वो पुर्तगाल से निकला और भारत तक आने के एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करता है। वैसे एक कथन जो है अपने आप में थोड़ा त्रुटिपूर्ण है कि वास्को डी गामा ने पूरे भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करी थी। वास्तव में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था किस प्रकार हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका की तटीय खोज करी। सेकेंडली हमने देखा था बार्थोलोम्यू डियस ने जो है वो केप ऑफ गुड होप्स तक के रास्ते की खोज करी और देन आफ्टर इसके बाद जो है वास्को डी गामा भारत तक आने के हिंद महासागर तक के रास्ते को खोजता है। वह भी जो है वो अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी की सहायता से खोजता है और ये जो था 1498 को भारत आता है। और ये आता कहाँ पर है? ये आता है कालीकट में, और कालीकट में इस प्रकार आता है जमोरिन उसका स्वागत करता है। इतना तक का हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे पोर्तुगीज़ के बारे में या पुर्तगालियों के बारे में। देखिए, पुर्तगालियों के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले कुछ टर्म्स का आपका समझना जरूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आगे पूरी हिस्ट्री में यूज़ होंगी उसको आप अभी समझ लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री टर्म यूज़ होता है। तो ये व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री क्या होती है आप पूरे चैप्टर में आगे देखेंगे। अंग्रेज जो है वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, पुर्तगाली फैक्ट्री लगा रहे हैं, फलाना जगह फैक्ट्री लग रही है। तो ये फैक्ट्री क्या है? तो अभी के समय आप समझें इस चीज़ को कि अभी के समय हम जो फैक्ट्रीज वर्ड यूज़ करते हैं वह कारखाने जैसा एक स्थान होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्शन होता है। पर ऐसा पहले के समय में या जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं हिस्ट्री में कि ये फैक्ट्री थी, फलाना फैक्ट्री थी, ढिमकाना फैक्ट्री थी, यहाँ फैक्ट्री लगी थी, तो इसका अर्थ कारखाने से या ऐसा स्थान जहाँ प्रोडक्शन होता है से नहीं है। अगर किसी स्थान पर हम बोल रहे हैं फलाना जगह पर कोचीन में जो है इनकी पहली फैक्ट्री लगी, मुसलीपट्टम में फैक्ट्री नहीं लगाई इन्होंने, तो इस प्रकार का कोई टर्म चलती है तो वास्तव में वहाँ फैक्ट्री से आशय किसी कारखाने से नहीं होता। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ अगर फैक्ट्री लगाना है वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर फैक्ट्री से आशय क्या है? आशय है, इसको प्रैक्टिकली समझें कि विदेश से अगर कोई व्यापारी आता है तो उसके पास खुद का कोई स्थान नहीं होता रहने के लिए जहाँ वो जो है अपना व्यापारिक बेड़ा लगा कर रख सके और वहाँ पर जो है उस स्थान से चीज़ों का एक्सचेंज कर सके, पैसा दे पैसा ले, ऐसा कोई स्थान नहीं होता है। तो इसके लिए जो भी बाहर से कंपनीज आती थी वो वहाँ के शासक से अनुमति लेती थी कि एक क्षेत्र विशेष जो है उनका, उस क्षेत्र विशेष में वो अपना बेड़ा लगाएं, वहाँ पर जो है अपना व्यापारिक केंद्र बनाएं। उस केंद्र में वे जो है वहाँ के अन्य लोगों से सामान खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उनके साथ, उन व्यापारियों के साथ अर्थात जो विदेश से आए हुए लोग हैं उनके साथ जो है वो वहाँ रहने का आवास बना लेते थे।
रहने के लिए आवास का निर्माण कर लेते थे। अर्थात फैक्ट्री का आशय है ऐसा स्थान जहां विदेश से आए लोग स्थानीय लोगों के साथ सामान को एक्सचेंज करते हैं, मार्केट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और सेकंड वहाँ वो निवास करते हैं, वहाँ वो रहते हैं, उनकी वहाँ कॉलोनीज होती हैं। इसे कहा जाता है फैक्ट्री। और इसी फैक्ट्री के साथ एक टर्म और आ जाता है फैक्ट्री की या कोठी की किलेबंदी। और यहीं से जो है समस्या स्टार्ट होती है कि कोई भी कंपनी जो भारत आती है वह फैक्ट्री लगाती है, तो फैक्ट्री लगाने के बाद उसी किलेबंदी कर लेती है। अर्थात वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से वो मार्केट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं सामान का, उसे जो है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें उठा लेते हैं और फैक्ट्री की किलेबंदी कर लेते हैं। यही जो है आगे समस्या कारण बनता है। खैर अपन आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आगे मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो फैक्ट्री टर्म क्लियर हुआ आपको कि फैक्ट्री क्या होती है। सेकेंड चीज़ देखें, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था किस प्रकार जो है पुर्तगाली भारत में आए थे, लेकिन हमको इसको समझने से पहले दो टर्म समझने होंगे। हम पुर्तगाली स्टार्ट करें उसके पहले हम दो चीज़ें और समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है बुलियंस या बुलियंस थ्योरी क्या होती है। देखें, ये सब कुछ जो हो रहा है वास्तव में ट्रेड के लिए हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है, और ये ट्रेड और पैसे कमाने का ये जो कार्य है ये हाईली इफेक्टेड है बुलियंस थ्योरी पर। और ये बुलियंस क्या होते हैं? बुलियंस होता है सोना चांदी। देखें, इस चीज़ को समझें कि कोई भी देश आज के समय में हो चाहे पहले के समय में हो, वह यह चाहेगा कि उसके पास जो वेल्थ है, वेल्थ का प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्ध फॉर्म है वेल्थ का, उनकी समृद्धता का जो सबसे शुद्ध फॉर्म है वो क्या होता है? वह होता है सोना एवं चांदी। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कोई व्यापार करे जिसके द्वारा जो है उसके बुलियंस अर्थात सोना या चांदी एक देश से, जो उसका स्वयं का देश है, उससे दूसरे देश में चले जाएं। अर्थात सोने चांदी के बदले सामान खरीदना वास्तव में लंबे समय में घाटे का सौदा होता है। इसे ही कहा जाता है बुलियंस थ्योरी। अब इस बुलियंस थ्योरी के अनुसार अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ सामान के बदले सोना चांदी दे रहा है, सोना चांदी देकर सामान खरीद रहा है, तो वास्तव में लंबे समय में वह देश जो है वो प्रगति के अपने चरम को प्राप्त नहीं कर सकता। इवन जो है आर्थिक विषमता उस देश में जो है बहुत अधिक हो जाएगी। तो इस बुलियंस थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान रखें, इसे मैं आगे कोरिलेट करूंगा। सेकंड चीज़ है कि ट्रेड ट्रायंगल क्या है। आप सभी एटलस अगर हो आपके पास तो एटलस पे देखें। ट्रेड ट्रायंगल था, ये आप समझें मिडिवल एज से मॉडर्न एज आने के मध्य एक ट्रेड ट्रायंगल सा निर्मित हो गया था। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो भारत आ रही थी, लेकिन इसी आने के क्रम में 1400 से 1600 के बीच में, ये जो 1400 से 1600 के बीच का जो ये समय है, इस समय में जो है एक ट्रेड ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है? तो आप मैप पर देखें, यूरोप देखेंगे आप, यूरोप से नीचे आएंगे अफ्रीका, और अफ्रीका से जाएंगे अमेरिका। तो ये एक ट्रायंगल बनता है, एक यूरोप, ये अफ्रीका, ये जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये एक ट्रेड ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रेड ट्रायंगल क्या है? ये एक बार जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये ट्रेड ट्रायंगल क्या है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था, डिफाइन ट्रेड ट्रायंगल। ये जो है 3 मार्कर में कई बार पूछा गया है कि मिडिवल एज के बाद का ट्रेड ट्रायंगल क्या था। तो ट्रेड ट्रायंगल किस प्रकार है इसको समझें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यहाँ से जहाज जो है वो यूरोप का बना हुआ माल लेकर निकलते थे। अब वो बना हुआ माल कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस्ड सामान कुछ भी हो सकता है। वो यूरोप से जो है बना हुआ कारखाने में निर्मित सामान लेकर निकलते हैं। वह जहाज़ जो है वो अफ्रीका पहुंचता है, और अफ्रीका में वो बना हुआ सामान जो है वो व्यापारियों को बेच दिया जाता है। और व्यापारियों को बेचने के बाद उनसे पैसे नहीं लिए जाते, पैसे कहें या हम कहें सोना चांदी, उनसे जो है सोना चांदी नहीं लिया जाता, बल्कि लिए क्या जाते हैं? दास लिए जाते हैं। अर्थात अफ्रीका से लोगों को, दासों को खरीदा जाता है, और ख़रीद कर जो है वो जहाज़ में भरकर उनको अमेरिका ले जाया जाता है। अब ये अमेरिका ले जाने के बाद दासों को अमेरिका में बेच देते थे। और अमेरिका में जो आप अभी न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे, दंगे वंगे चल रहे थे अमेरिका में, वो जो पहुंचने वाले अश्वेत थे, जो ब्लैकमैन्स थे, वो जो है वो अफ्रीका से इसी ट्रेड ट्रायंगल के थ्रू वहाँ गए थे। यहाँ से दासों को, अफ्रीका से दासों को खरीद कर अमेरिका में बेच दिया जाता था। और अमेरिका में भी कौन खरीदता था? बागानों के मालिक।
और बागानों के मालिक इन दासों को खरीदते थे क्योंकि ये जो है हाई लेबर का काम करते थे, अच्छा खासा इनके पास जो है लेबर पावर इकट्ठा हो जाता था, सस्ता लेबर होता था, एक बार पेमेंट से उनको दास मिल जाते थे। और ये जो जहाज़ था जिसने यहाँ से जो है दासों को खरीदा, अमेरिका में आकर इन्हीं बागानों के मालिकों से उनका कच्चा माल खरीद लिया करते थे, बदले में किसके? दासों के। और ये जो जहाज़ जो है यहाँ से दासों को छोड़कर कच्चा माल लेता और वापस यूरोप चला जाता। और यूरोप जाने पर यूरोप के जो कारखाने जिनसे इन्होंने जो है प्रोसेस्ड माल खरीदा था, उनको जो है ये जहाज़ वाले, ये बेड़े वाले जो है कच्चा माल प्रोवाइड कर देते थे। तो देखें, एक जहाज़ पूरी ट्रिप में 3 बार, एक ट्रिप में 3 बार जो है ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और यहाँ इस एक्सचेंज में ध्यान देने वाली बात है, सोने या चांदी का कहीं भी जो है एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ मुनाफा हुआ, एक्सचेंज किसी भी तरह से बुलियंस का नहीं हुआ है। ट्रेड सफल हुआ, सक्सेसफुल रहा, 3 टाइम सक्सेसफुल रहा, लेकिन कहीं भी इनको जो है इनके बुलियंस की हानि नहीं हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज के समय आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हैं, इनकी समृद्धि का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये ट्रेड ट्रायंगल भी रहा है। इन्होंने जो है काफ़ी पहले इस चीज़ को समझ लिया था कि बुलियंस में ट्रेड करना लंबे समय में घातक है, और इन्होंने जो है इस प्रकार ट्रेड ट्रायंगल से करना स्टार्ट करा। ट्रेड सबसे पहले यूरोप से प्रोसेस्ड माल लेते हैं जहाज़, उसे अफ्रीका में बेचते हैं, अफ्रीका से उस प्रोसेस्ड माल के बदले दासों को खरीदा जाता है, और इन दासों को लेकर जहाज़ जो है वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका में इन्हीं दासों को बेच दिया जाता है। और ये दास वहाँ पर बागान मालिकों के यहाँ काम करते हैं और उपज निकालते हैं, और उसी उपज को ये जहाज़ वाले जो है वो इनसे ख़रीद लेते हैं, और इसी कच्चे माल को यूरोप ले जाते हैं, और यूरोप में इसी कच्चे माल से प्रोसेस्ड माल तैयार हो जाता है, और उसी प्रोसेस्ड माल को यहाँ बेच दिया जाता है। और इस प्रकार ये ट्रेड ट्रायंगल लगातार चलता रहता है। और इस ट्रेड ट्रायंगल में जो पैसा है वो घूम कर पूरी तरह से कहाँ जा रहा है? ध्यान से देखिए तो यूरोप जा रहा है। यहाँ से जब इन्होंने सामान दिया, कोई बुलियन एक्सचेंज नहीं हुए, बल्कि यहाँ से लेबर चला गया। जब इन्होंने अमेरिका में दिया तो लेबर गया और उनका कच्चा माल यहाँ से बाहर आ गया, अर्थात इनका पैसा बाहर गया पर बुलियंस अंदर नहीं आए। और यहाँ से वापस जो है वो कच्चा माल लेकर कारखानों के पास पहुंच गया, और कारखानों का कच्चा माल बिका, कारखानों को कच्चा माल प्राप्त भी हुआ और प्रोसेस्ड माल बिका भी, और दोनों ही स्थिति में यूरोप का जो है वो फ़ायदा हो रहा था। ये ट्रेड ट्रायंगल हर भारत आने वाली कंपनी ने फॉलो करा था। देखिए, अभी पुर्तगाली आ रहे हैं, इसके बाद डच आएंगे, फिर जो है ब्रिटिशर्स आएंगे, इसके बाद लगातार कंपनीज आती रहेंगी। ये सारी कंपनीज ने भारत आने से पहले इस ट्रेड ट्रायंगल का भरपूर उपयोग करा, अर्थात पुर्तगालियों ने भी बहुत समय तक इस ट्रेड ट्रायंगल को फॉलो करा, आने वाले सभी कंपनियों ने फॉलो करा, उसके बाद इन्होंने जो है पूर्व के साथ ट्रेड स्टार्ट करा था। अब इस ट्रेड ट्रायंगल का भारत के साथ कैसे रिलेशन है, इसको जो है मैं आगे वीडियो में आपको समझाता हूँ। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, इन 3 टर्म्स को याद रखिएगा, फैक्ट्रीज क्या होती हैं, बुलियंस थ्योरी और ये ट्रेड ट्रायंगल। अब आप हेडिंग डाल लीजिए सेंटर हेडिंग पेज पे, पोर्चुगीज या पुर्तगाली। तो देखें, सबसे पहले वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, वह जो है वो 1498 को भारत पहुंचता है, और भारत में भी ये कहाँ पहुंचता है? तो ये पहुंचता है कालीकट में। और कालीकट का उस समय जो राजा होता है वो होता है जमोरिन। यहाँ नोट कर लें, जमोरिन जो है उसकी पैतृक उपाधि है, ना कि उसका वास्तविक नाम है। पैतृक उपाधि होने के कारण जो ये राजा था, इसका वास्तविक नाम वैसे कुछ और था, परंतु ये एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, दैट्स वाई जो है इसे उतना ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, फालतू के फैक्ट्स को नोट नहीं करेंगे। अब 1498 को जब पोर्चुगीज़ या वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, तो भारत पहुंचने पर जमोरिन उसका पहले तो स्वागत करता है, लेकिन इस चीज़ को नोट करें कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। फर्स्ट टाइम जब ये आया था तो अपने ट्रेड के पश्चात जब ये वापस गया था तो इसको 60 गुना से अधिक फ़ायदा हुआ था, 60 टाइम्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इवन कई बुक्स में ऐसा मेंशन है, ऐसा दर्शाया गया है कि वास्को डी गामा ने जब अपने यहाँ कार्य करने वाले जहाजी बेड़े में काम करने वाले लोगों को पेमेंट की थी तो 5 टाइम्स ज़्यादा पेमेंट करने के बाद भी उसको 60 गुना से अधिक फ़ायदा हुआ था। जब पुर्तगाली भारत पहुँचा, कालीकट पहुंचा, तो इसने काफ़ी सारा सामान खरीदा, और उस सामान में सबसे बड़ा अंश था, सबसे बड़ा शेयर जो था वो काली मिर्च का था और जड़ी बूटियों का था। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो वास्को डी गामा भारत आया तो जाते समय वो सबसे अधिक मात्रा में क्या लेकर गया था? तो वो भारत से सबसे अधिक मात्रा में लेके गया था ब्लैक गोल्ड, अर्थात
हमारे यहाँ की काली मिर्च। यूरोप में एक समय पर एक खाना जो है, जो दैनिक दिनचर्या के समय जो यूज़ करते हैं भोजन, उसका एक बहुत बड़ा अंश और उसका सबसे महत्वपूर्ण मसाला जो था वो काली मिर्च हुआ करती थी, और वह काली मिर्च जो है भारत में बहुत अधिक मात्रा में हुआ करती थी। तो ये वास्को डी गामा यहाँ से भारत से काली मिर्च और जड़ी बूटियाँ अन्य चीज़ें लेकर गया था। यहाँ आप नोट कर लीजिए कि पुर्तगाली वास्तव में सब कुछ ले गया होगा, लेकिन सूती वस्त्र नहीं ले गया था। वस्त्रों का ट्रेड पुर्तगालियों ने शुरू नहीं करा था। भारत से वस्त्रों का विदेश जाना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम देखें तो वो जो है वो डच से स्टार्ट हुआ। यहाँ नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में स्टेटमेंट था कि भारत में जो है वो किसने वस्त्रों का ट्रेड स्टार्ट करा यूरोप से, तो वो डच थे, पोर्चुगीज नहीं थे। अब देखिए 1498 को जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया, आने के पश्चात इसने जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो 503 में लगी, 1503 में लगी, और वो भी कहाँ लगी? कोचीन। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया 1498 में कालीकट में, पर फैक्ट्री कालीकट में नहीं लगी, फैक्ट्री लगती है कोचीन में। इसका रीज़न क्या है? तो इसका वास्तविक कारण है कि जब वास्को डी गामा भारत आया, जमोरिन ने स्वागत करा, इसके बाद 2 बार और आया था, और जमोरिन का और वास्को डी गामा का आपस में बहुत भयंकर विवाद हुआ था, और इस विवाद का कारण था वहाँ के अरब व्यापारी। देखें ये अरब व्यापारी क्यों कारण थे? तो जब भारत में ट्रेड चल रहा था पुर्तगालियों के आने के पूर्व, तो उस ट्रेड पर सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो अरब के व्यापारियों का था। अरब के व्यापारी जो है भारत के दक्षिणी भाग, ये आप देखें, जो है इस क्षेत्र पर अरब व्यापारी जो है लगातार व्यापार कर रहे थे। यहाँ से जो है सऊदी अरब वाला क्षेत्र, ये अरब प्रायद्वीप स्टार्ट हो जाता है। इस क्षेत्र में जो है लगातार ट्रेड कर रहे थे अरब के व्यापारी, और पुर्तगाली अरब के व्यापारियों को पीछे छोड़ने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो जो हिंद महासागर का आपको क्षेत्र दिख रहा है, इस पर अरब के व्यापारियों का कब्जा था। और जब पुर्तगाली यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचने के पश्चात कालीकट में जो जमोरिन था और वास्को डी गामा था, इसके मध्य विवाद का सबसे बड़ा कारण यही अरब के व्यापारी बने। रीज़न क्या था? बहुत ही सिंपल कि पुर्तगाली जो है उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे, उनके कॉम्पिटिटर थे। वो अपने कॉम्पिटिटर को किसी भी हालत में भारत में या इस उपमहाद्वीप में स्थान नहीं देना चाहते थे। अब वास्को डी गामा को बाद में पुर्तगालियों को बाद में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कालीकट नहीं कोचीन सही स्थान लगा, और उसका रीज़न ये भी था कि कोचीन और कालीकट दोनों के मध्य जो है विवाद चलता था। एक से विवाद हुआ तो दूसरे से मित्रता, और कोचीन में उन्होंने 503 में जो है अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो इनकी पहली फैक्ट्री 503 में स्थापित हुई। कभी कभार पूछा जाता है सेकंड फैक्ट्री कब थी, तो सेकंड फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित करी 1505 में, और थर्ड फैक्ट्री या फिर आप कहें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जहां पुर्तगाली बहुत समय तक रहे और अंत तक रहे, भारत की आज़ादी के बाद तक रहे, फिर हमने जो है आगे कार्यवाही करके उन्होंने भगाया था। तो ये गोवा में जो है 1510 में इन्होंने फैक्ट्री बना ली थी। इस चीज़ को समझें कि पुर्तगाली जो भारत में आए थे, इनके आने का कारण, इनके कार्य, इनका पतन, इसको समझना कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है। अगर आप जो है एक स्टेटमेंट से इसको समझना चाहें, इसको स्टेटमेंट से समझने के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप इस स्टेटमेंट को नोट करें कोटेशन के साथ कि पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? अल्फांसो डिसूजा। पुर्तगाली गवर्नर नाम है इनका अल्फांसो डिसूजा। इन्होंने जो है पुर्तगालियों के बारे में कथन दिया था। कथन इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि पुर्तगाली भारत में एक हाथ पे तलवार और दूसरे हाथ में धर्म का क्रॉस लेकर आए थे। इसे ईसाइयत का क्रॉस भी बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी का क्रॉस भी बोलते हैं। वे जो है क्रिश्चियनिटी का क्रॉस लेकर आए थे। जब भारत पहुंचे तथा भारत की अपार धन संपदा को देखा, तो उस अपार धन संपदा को देखकर जो है उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और सबसे जो है धन संपदा इकट्ठा करना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने जो है अपने हाथ से धर्म का क्रॉस छोड़ दिया और दूसरे हाथ से भी जो है सोना भरने लगे अपनी जेब में, और अंततः पुर्तगालियों के पतन का कारण बना यही प्रवृत्ति। इनके इसी प्रकार अपने दोनों हाथों में लिए हथियारों को छोड़ देना पुर्तगालियों के पतन का कारण था। इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिएगा।
इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, यहाँ पुर्तगालियों के आने का कारण भी बताया गया है, उनके पतन का कारण भी बताया गया है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें थोड़े सा आप में थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इनके कार्य कैसे रहे होंगे भारत में, इनके दोनों हाथों के सिंबल्स को देखकर। आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखें और आगे की जो है पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस स्टेटमेंट को लिख लिया आपने, अब हेडिंग डाल लीजिए कारण या रीज़न, अर्थात पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे। तो आप जो है स्टेटमेंट को देखें, आप पाएंगे कि पुर्तगालियों के आगमन का सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण, अर्थात वह भारत में आकर, आप इसको नोट करते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप इसको लिखते जाएं। देखें, पुर्तगाली भारत में आए, इसका सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव या आप कहें उनको मोटिवेट करने वाला रीज़न था पैसा, धन। पूरा यूरोप जानता था। और अभी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब तक वास्को डी गामा और आगे के फेजेस नहीं आ जाते हैं तब तक जो है वो हमारे लिए वर्ल्ड जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक लिमिटेड है। अमेरिका जो है वो बाद में आएगा, बाद में इंट्रोड्यूस होगा, वो रेड इंडियंस का समय था, वो अलग चैप्टर है। हम जब कह रहे हैं वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड से मेरा मतलब है यूरोप, अफ्रीका, एशिया और जो है ईस्टर्न द्वीप समूह। अब यहाँ पर देखें कि पूरा वर्ल्ड इस बात को जानता था, खासकर यूरोपियंस तो अच्छे से जानते थे कि भारत जो है एक अत्यधिक समृद्ध देश है और पुर्तगालियों के आगमन का कारण भी यही समृद्धि थी कि वे जो है वो भारत की ओर पलायन करें। तो सबसे पहले आने का कारण नोट करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पैसा कमाना, बुलियन गेन करना, ये तो जो है जनरल रीज़न हो गया। और सेकेंड रीज़न था धार्मिक कारण। फर्स्ट है आर्थिक, सेकेंड है धार्मिक, धर्म का क्रॉस लेकर आए थे। तो इस चीज़ को समझे कि जो यूरोपियंस थे, खासकर पुर्तगाली थे, वो फैक्चुअली देखें तो थोड़े से धार्मिक रूप से कट्टर थे, असहिष्णु थे। ये जो थे अपने धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। सेकंड कारण था धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण को आप देखें, जो धर्म का क्रॉस से हमने सिंबल बताया था अल्फांसो डिसूजा के अनुसार, जो ये धर्म का प्रचार करने आए थे। हमने जब रोमन साम्राज्य वाला चैप्टर था, इसके पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था, उसमें हमने बताया था कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था और इसके बाद जो था वो कैथोलिक जो समाज था, आप कहें जो कॉन्स्टेंटिनोपल के क्षेत्र में ईसाईयत थी, उस पर कब्जा हो गया था ऑटोमन तुर्कों का, अर्थात इस्लाम धर्म का क्रिश्चियनिटी या कैथोलिक पर जो है कब्जा हो गया था। तो ये जो थे धार्मिक रूप से थोड़े असहिष्णु पुर्तगाली अब ये सोचने लगे थे कि क्रिश्चियनिटी जो कि थोड़ी दब चुकी है, थोड़ा सा उसका जो है वो क्षेत्र दबाया जा चुका है इस्लाम के द्वारा, तो इसका जो है ओवरकम किस प्रकार करा जाए, तो ओवरकम करा जाए अफ्रीका और भारत जैसे बड़े लैंड एरियाज पर क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाईयत का प्रचार करके। तो पहला जो रीज़न था वो इकोनॉमिक रीज़न था, सेकेंड जो था वो रिलीजियस रीज़न था। इन दोनों रीज़न के कारण पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। पुर्तगाली जब भारत में आए तो उन्होंने जो है वो कई स्थानों पर जो है गिरजाघरों का निर्माण कराया, कई जगह जो है ईसाईयत के सिंबॉलिक निम्नलिखित से सारे कार्यक्रम जो है उनके द्वारा परस्यू करे गए थे। वो एक अलग चैप्टर, उस पर कभी जो है कल्चरल इफेक्ट में हम चर्चा करेंगे। पर आने वाले दो कारण पुर्तगालियों के आगमन के दो मेजर रीजंस, फर्स्ट वन इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन रिलीजियस रीजन थे। और पुर्तगालियों का पतन में भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये जो है इनका धार्मिक कारण ही रहेगा। अपन इसको आगे डिस्कशन करेंगे, इसी वीडियो में इसका एंड भी कर देंगे हम। चलिए सेकंड हेडिंग देखें अपन, पुर्तगालियों के कार्य या पुर्तगाली आगे किस प्रकार जो है अपना कार्य भारत में संपन्न करते हैं, इसको आप देखें। तो सबसे पहले पुर्तगाली जब भारत आ रहे थे तो इन्होंने पाया कि भारत के साथ या ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो है किसी भी देश का जो ये ट्रेड करना चाहता है उसका जो है हिंद महासागर पर अच्छा खासा कब्जा होना आवश्यक है। हिंद महासागर आप एटलस पर देखेंगे तो केप ऑफ गुड होप्स यहाँ पर जो है ये यूरोप है, अगर हम इसको इस प्रकार देखें ये अफ्रीका है, यहाँ से जो है ये अरब का प्रायद्वीप है और इस प्रकार ये भारत है, और यहाँ पर जो है वो ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये इंडिया है। अब भारत तक आने का ये जो समुद्री मार्ग है वह इस प्रकार पहुंचता है और यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये है पूरा हिंद महासागर, ये पूरा क्षेत्र जो है वह है हिंद महासागर।
अब कोई भी वेस्टर्न कंट्री अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वह इस क्षेत्र में, क्योंकि ये तो अटलांटिक सागर है, यहाँ किसी का कब्जा नहीं, यहाँ से आसानी से जो है वो व्यापारिक जहाज जा सकते हैं। इस क्षेत्र पर, हिंद महासागर पर कंट्री का या व्यापारिक जो भी कोठी आई है भारत में, उसका कब्जा होना इम्पॉर्टेंट है। और इसी हिंद महासागर पर कब्जा करने का आगे प्रयास करेंगे पुर्तगाली। और पुर्तगाली जब भारत आए, फैक्ट्री स्थापित करी, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनका गवर्नर आए, गवर्नर का नाम नोट कर लीजिए, इनका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे और इन्हें भारत में भेजा गया स्पष्ट निर्देश के साथ कि आप जो है हिंद महासागर पर पुर्तगाल का कब्जा कराएं, पूरे क्षेत्र को, हिंद महासागर को कैप्चर करें, इस प्रकार अपनी नीतियों का निर्माण करें कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो पोर्चुगीज़ के अंडर में आ जाए, अर्थात हिंद महासागर पूरा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाए। इस प्रयास को परिणति देने के लिए, इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, यथार्थ या मूर्त रूप देने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा जो नीति अपनाई गई, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी। एंड ब्लू वाटर पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ कौन सा गवर्नर, आपने नाम नोट करा है, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। इसके साथ जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड है और अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहती है। जब फ्रांसिस्को अल्मेडा जी जब यहाँ आए तो इन्होंने पाया कि हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए हमें जो है इस पूरे समुद्री मार्ग पर जो है अरबों का जो उस समय कब्जा है उसे हटाना पड़ेगा, और इसी कब्जे को हटाने के लिए इस ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से लगातार युद्ध लड़े गए और हिंद महासागर से अरबों के व्यापारियों को हटाया गया। किस प्रकार हटाया गया, तो कई लगातार जो है जहाजी बेड़ों का युद्ध हुआ करता था अरब के और पुर्तगाल के, और इसी युद्ध का क्रम जो है लगातार चला। इसमें दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की इस डेट को आवश्यकता नहीं है। 1508 और 1509 ये दो वो इम्पॉर्टेंट डेट थी जब फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने युद्ध लड़ा अरब के व्यापारियों के साथ। और पहला युद्ध है ये चौल का युद्ध, और सेकंड युद्ध जो है आप देखेंगे इसमें द्वीप का युद्ध। 8 में चौल का युद्ध और 9 में द्वीप का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद जो है पुर्तगाल का कुछ कब्जा जो है हिंद महासागर पे हो गया था। आप इस चीज़ को नोट करें, इसको ध्यान रखें कि कुछ कब्जा हुआ था, पूरी तरह से ब्लू वाटर पॉलिसी में सक्सेसफुल नहीं थे फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। यहाँ पर इन्होंने दो युद्ध जो लड़े थे, चौल के युद्ध में जो है वास्तव में इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसी का रिवेंज की तरह जो है इन्होंने युद्ध लड़ा 509 का, ये जो है इन्होंने जीत लिया था। और द्वीप पर जो है दमन और द्वीप वाला वो जो द्वीप है उस पर जो है 509 पर जो है पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। यहाँ तक की स्थिति क्लियर थी कि हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली लगातार अरब व्यापारियों से युद्ध लड़ रहे थे, पर वास्तविकता में हिंद महासागर के ट्रेड पर अभी पूरी तरह से पुर्तगालियों का कब्जा नहीं हुआ है। और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापना आने वाला गवर्नर करेगा। इसकी हेडिंग डाल लीजिए, आने वाले गवर्नर का नाम है हमारे यहाँ, आपने सुना होगा, इसके वास्तविक जो है पुर्तगालियों के संस्थापक माने जाते हैं, इनका नाम है अल्बुकुर्क या कर्क के नाम से जाना जाता है। अलग अलग बुक्स में विपिन चंद्रा में जो है कुर्क लिखा हुआ है और जो है अन्य बुकों में कई जगह कुर्क या कर्क लिखा हुआ है, तो इसको जो है अल्बुकर्क है इनका नाम, डैश करके लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इन्हीं गवर्नर को कहा जाता है, अल्बुकर्क को कहा जाता है, जो भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक थे। जब ये भारत आते हैं तो देखें, इसके पहले के एल्मेडा, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जो है वो भारत में रहकर को तो गए थे, परंतु इनका जो है वास्तविक कंट्रोल स्थापित नहीं हो पाया था। एक युद्ध में जो है ये हार चुके थे और सेकंड युद्ध में जैसे तैसे उन्होंने जो है विजय प्राप्त करी थी, लेकिन अभी भी पूरे ट्रेड पर पुर्तगालियों का कब्जा नहीं हुआ था। और इस कब्जे को पूरा और मूर्त रूप देने के लिए जो है फ्रांसिस्को डी एल्मेडा अल्बुकुर्क के द्वारा जो है वो पॉलिसीज़ अपनाई गई। लगातार जो है अरबों के साथ युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो है इन्होंने 3 महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी, और इन 3 महत्वपूर्ण विजय के थ्रू जो है इन्होंने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा स्थापित करा। वो 3 महत्वपूर्ण की फैक्टर्स या विजय क्या थी, तो सबसे पहला था, इन्होंने आते ही 1509 में आए और 1510 में इन्होंने जो है गोवा पर कब्जा कर लिया।
और गोवा अर्थात डायरेक्ट ट्रेड का सेंटर। यहाँ से यूरोप से आने वाला कोई भी व्यापारी डायरेक्ट गोवा पहुंचकर ट्रेड पे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। तो 1510 में सबसे पहले गोवा पर कब्जा करते हैं अल्बुकुर्क। सेकेंडली ये जो है 1511 में इस क्षेत्र की जो है एक और संधि जिसे आप कहते हैं मलक्का, 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेते हैं और 1515 में जो है मलक्का यहाँ पर है, मलक्का में, और 1500 और इस स्थान पर हरमुज पर जो है 1515 में कब्जा हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज। ये 3 क्षेत्र थे और यही 3 वो इलाके थे जिसके द्वारा जो है पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण करा जा सकता था। वो कार्य जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो अधूरा छोड़ के गए थे, अल्बुकर्क ने उसको पूर्ण करा। 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त करी, 1511 में मलक्का पर और 1515 में हरमुज पर जो है विजय प्राप्त करने के पश्चात ये 3 क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये 3 क्षेत्र पर जो है कब्जे के पश्चात पूरी तरह से हिंद महासागर के ट्रेड को पुर्तगाली अब कंट्रोल कर सकते थे। अर्थात ये क्षेत्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो चुका था। अब अरब व्यापारियों का व्यापार इस क्षेत्र में संभव नहीं था। एक कड़ा नियंत्रण जो है पुर्तगालियों का स्थापित हो चुका था। अब यहाँ पर जो है एक टर्म और यूज़ होती है इन विजय के पश्चात, खासकर 1515 की हरमुज विजय के पश्चात जो है पुर्तगाली थोड़े निरंकुश हो चुके थे हिंद महासागर में। खासकर मैं पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में हिंद महासागर में पुर्तगाली जो थे वो काफ़ी हद तक निरंकुश हो चुके थे। रीज़न ये था कि भारत में जो सत्ता थी, मुग़ल सत्ता थी, वो वास्तव में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कहाँ पर? सी लेवल पर। वो समुद्री सेना भारत के मुग़ल सत्ता की उतनी मजबूत नहीं थी। पुर्तगाली भले ही आपके जो है मुग़लों के लैंड एरिया पर फैक्ट्री रखते थे, परंतु उनका पूरा नियंत्रण था हिंद महासागर पर। अब देखें, इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये डायरेक्टली रिलेटेड थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। इसके बाद जो है जो गवर्नर आते हैं अल्बुकुर्क, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है कार्टेज व्यवस्था। इसको जो है ध्यान से नोट कर लीजिए, इसे कार्टेज व्यवस्था भी कहते हैं और इसका पूरा नाम है कार्टेज एर्मिडा। लिखते जाइए, कार्टेज एर्मिडा डी कैफिले। और कई जगह जो है डी हटा दिया जाता है, कार्टेज एर्मिडा कैफिले। इसे केवल 3 शब्दों से, इसका फुल फॉर्म है, कार्टेज कहते हैं इसको सामान्यतः, इसका फुल फॉर्म है कार्टेज एर्मिडा कैफिले और समटाइम्स कार्टेज एर्मिडा डी कैफिले। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसका मतलब समझते हैं। पुर्तगालियों ने इन 3 सेंटर्स पर जो है वो कब्जा करने के पश्चात इस पूरे हिंद महासागर पर अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित तो कर लिया था, लेकिन इस व्यापारिक नियंत्रण का औचित्य क्या था? वो क्या रीज़न थे कि पुर्तगाली इस हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहते थे? तो वो रीज़न था, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था और इस ट्रेड मार्ग पर अगर किसी का कब्जा हो जाता है तो वो मन मुताबिक यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल सकता है। भारत में मुग़ल सत्ता है, परंतु मुग़ल सत्ता हिंद महासागर में बिल्कुल कारगर नहीं है, उनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। नौसेना मुग़ल सत्ता की क्षीण है, बहुत मजबूत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है गुजरात के शासक के पास थी, पर वो जो है एक नाम मात्र की शक्ति थी, उसे जो है पुर्तगाली बहुत आसानी से परास्त कर सकते थे। तो जो पुर्तगालियों ने जब ये हिंद महासागर के ट्रेड पर पूरा कब्जा करा तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई जो डायरेक्टली रिलेटेड है अल्बुकर्क से। उस व्यवस्था का नाम है कार्टेज या कार्टेज एल्मेडा डी कैफिले। इसका मतलब क्या है? कार्टेज का मतलब होता है आज्ञा पत्र। आप इसको समझे, आज्ञा पत्र समझे या इसे परमिट समझे। कार्टेज का अर्थ होता है परमिट, एर्मिडा का मतलब होता है शिप। पोर्चुगीज में एर्मिडा मतलब कि शिप होता है, खासकर ट्रेड करने वाला शिप। और कैफिले का वास्तविक अर्थ है काफिला ही, मतलब कि ग्रुप है, जहाज़ों का एक ग्रुप है, वो जा रहा है तो उसे कैफिला बोलते हैं। काफिला बोलते हैं, जो अपन बोलचाल की भाषा में काफिला बोलते हैं, वो कैफिले है, उस वर्ड से आया हुआ है। तो कार्टेज एर्मिडा डी कैफिले ये व्यवस्था जो है अल्बुकर्क से रिलेटेड थी और इसके अंतर्गत क्या करा जाता था, तो आप इसे नोट करेंगे। कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगालियों द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार करने वाले या हिंद महासागर को पार करने वाले व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था और वो टैक्स जो है वो पुर्तगाली स्वयं निर्धारित करते थे। इसमें किसी भी अन्य
बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता था, ना ही जो है मुगल दरबार से इसकी अनुमति आती थी, ना ही जो है अन्य किसी क्षेत्र से उन्हें अनुमति की आवश्यकता थी। वो डायरेक्ट जो है वो हिंद महासागर में होने वाले ट्रेड पर लगने वाला टैक्स स्वयं निर्धारित करते थे। अब इस टैक्स के थ्रू पुर्तगाल लगातार जो है प्रगति कर रहा था, पुर्तगाली लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और इसी कार्टेज व्यवस्था के कारण वो आने वाले लगभग 80, 90 या 100 साल तक लगातार भारत में व्यापार करते रहेंगे। आप इसको देखें इस चीज़ को, ये पूरी 15वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एक छत्र राज्य चलता है। एक छत्र राज्य से आशा है यहाँ पर आने वाले हर एक शिप को पुर्तगालियों को जो है टैक्स देना पड़ता। इवन अगर पुर्तगालियों को ये महसूस होता कि इस क्षेत्र से निकलने वाला जहाज हमारे लिए व्यापारिक खतरा आगे उत्पन्न करेगा, तो वहाँ वो लूटपाट भी करना प्रारंभ कर देते थे और इसी लूटपाट के कारण आगे चलकर पुर्तगालियों का पतन भी होता है। आप देखेंगे पुर्तगालियों के पतन के कारण रीजंस में देखेंगे। अब जो है कार्टेज व्यवस्था आप समझ गए। कार्टेज का मतलब होता है परमिट, एर्मिडा का मतलब होता है शिप्स और कैपिले का मतलब होता है उनका ग्रुप। तो परमिट दिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर से निकलने वाले जो है जहाज़ों को और उस परमिट के बदले जो है पैसे लिए जाते थे। और बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है इस बात का कि जो हमारे यहाँ के मुग़ल के सबसे प्रभावी शासकों में से एक हैं, नाम है उनका अकबर। अकबर से भी जो है कार्टेज व्यवस्था के तहत टैक्स ले लिया करते थे पुर्तगाली, जबकि पुर्तगालियों को क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति जो है वो अकबर ने ही दी हुई होती है। फिर भी अकबर को जो है पुर्तगालियों को हिंद महासागर में टैक्स अदा करना पड़ता है, भले ही वो नॉमिनल हो, नाम मात्र का हो, परंतु अकबर भी जो है वो पुर्तगालियों को टैक्स दिया करते थे। अब इस स्थिति को आप समझें, बाजू में एक बड़ा साम्राज्य मुगल और यहाँ पर जो है समुद्र पर एक छत्र राज्य चल रहा है पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली कितने इफेक्टिव तरीके से जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब देखें पुर्तगालियों का जो सेंटर रहा शुरुआत में कोचीन था, लेकिन इसको सेंटर की तरह निर्मित करा था। यहाँ पर 3 फैक्ट बनते हैं पुर्तगालियों के बारे में जो थोड़े हायर लेवल फैक्ट हैं। सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। कोचीन को पुर्तगालियों का सेंटर किसने बनाया? तो 3 फैक्ट हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ है? तो वह कोचीन में है। सेकंड, कोचीन को केंद्र की तरह स्थापित किसने करा? तो अल्बुकुर्क ने करा या कर्क ने करा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि गोवा पर कब्जा कब हुआ था? तो 1510 में हुआ था, 1510 में हुआ था गोवा पर, और ये भी जो है अल्बुकर्क के समय ही हुआ था। और एक फैक्ट और नोट कर लें कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा किसने स्थापित करी थी या किसने स्थानांतरित करी थी? तो उनका नाम है नीनो दी कुन्हू। ये जो है पुर्तगाली गवर्नर थे कुन्हू, इसी कई जगह जो है कुन्हा भी कहा जाता है नीनो। आप नाम याद रखें, नीनो दी कुन्हा जो है इन्होंने गोवा में जो है अपनी कैपिटल स्थापित करी थी। चलिए, ये जो है कार्टेज व्यवस्था लिख लिया आपने। अब आप जो है अल्बुकर्क के बारे में 2 फैक्ट और नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो है इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के क्षेत्र में सती प्रथा को किसने रोका था? केवल पुर्तगाली क्षेत्र में था, पूरे क्षेत्र में नहीं था ये। केवल पुर्तगाली के अधीन जो क्षेत्र था, पुर्तगालियों के अधीन जो क्षेत्र था, वहाँ पर सती प्रथा का अंत करा था अल्बुकर्क ने। ये एक फैक्ट आता है, कई बार पूछा गया, तो आप इसे भी जो है वो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट साइड हेडिंग दे लीजिए, लिख लीजिए, साइड हेडिंग डाल लीजिए कि पुर्तगालियों के भारत में कार्य या भारत में उनके द्वारा जो है वो क्या क्या लाया गया था, कार्य या क्या क्या लाया गया था, ये उनकी जो है साइड हेडिंग हो जाएगी। देखें अभी एक संदर्भ और आता है 1661 का, यहाँ पर 1661 का, 1668 का, पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह और बम्बई का प्रदान किया जाना। ये दोनों चीज़ जो है वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको आगे हम जो है अंग्रेज़ों के समय कवर करेंगे, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि 1661 में क्या परिस्थितियाँ थी कि वो पुर्तगाल जो यूरोप में जो है वो धृष्टता कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, उसने अंततः अपनी राजकुमारी का विवाह ही करा दिया ब्रिटेन के राजकुमार के साथ, और फिर किस प्रकार जो है 10 पाउंड की वार्षिक दर पर पुर्तगालियों ने भेंट कर दिया अंग्रेज़ों को वो बम्बई जो ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था।
तो इसको थोड़ा सा हम अभी स्किप कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे अंग्रेजों वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और वहाँ रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1661 में पुर्तगाली जो है राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुआ था और 1668 में जो है ब्रिटेन को प्राप्त हो गया था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था बम्बई दहेज के रूप में। तो ये एक जो है अलग चैप्टर जाएगा, उस तरफ अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। साइड हेडिंग डाल लें कि पुर्तगाली भारत में कार्य क्या थे या क्या लेकर आए थे, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस आप सभी जानते होंगे, वो जो छापा खाने में यूज़ होती है, उसकी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों के द्वारा या पुर्तगालियों के समय से हुई थी। इस चीज़ को समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि ऐसा नहीं था कि पुर्तगालियों के आगमन से पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई जगह पर जो है बुक्स में कई स्थानों पर लिखा हुआ है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आए थे, तो उसके पहले इतनी जो हजारों लाखों बुकें भारत में लिखी गई थी वह किस प्रकार संभव था। लिपि में तो हाथ से हैंड रिटन तो होती ही थी, परंतु पूरी तरह से फैक्ट सही नहीं है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ही लेकर आए थे, परंतु आधुनिक टाइप की जो प्रिंटिंग प्रेस है जो आज चल रही हैं वो जो है वो पुर्तगालियों के समय से आई थी। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे कि भारत में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था, तो वो लेकर आए थे पुर्तगाली। सेकेंड चीज़ जो यूरोपियन वॉच है, ये तो काफ़ी इजी है, ये आप स्वयं भी लगा सकते हैं। यूरोपियन वॉचेस भी जो है पुर्तगाली ही भारत लेकर आए थे। और बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि भारत में समुद्री जहाज़ों का निर्माण की कला या बड़े समुद्री जहाज भी जो है पुर्तगाली ही लेकर आए थे, या उनकी निर्माण की कला जो है वो पुर्तगाली लेकर आए थे। परंतु पुर्तगाली क्या लेकर आए थे, इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और क्वालिटी वाला क्वेश्चन बनता है, जैसे कभी आपसे जो है पूछा जाए कि किसी सेक्टर से काफ़ी टफ फैक्ट कहाँ से आते हैं, तो इस प्रकार इस यूनिट से आ सकते हैं जो अभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पुर्तगाली भारत में कौन कौन सी फसलें लेकर आए थे, तो दो चीज़ें तो आपको पता होगा, फसलें या उत्पाद लेकर आए थे। दो चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होंगी, काफ़ी आपने पढ़ा होगा, आलू और तंबाकू, निकोटिन, ये जो है ये कौन लेकर आया था, तो ये दोनों ही चीज़ें, आलू और तंबाकू जो है ये दोनों ही चीज़ें पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। परंतु साथ में आप इस चीज़ को नोट कर लें कि पुर्तगालियों के आगमन के समय ही भारत में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसके जो हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि शायद ये जो है पुर्तगाली ही लेकर आए होंगे। परफेक्टली तो नहीं कह सकते कि पुर्तगाली ही लेकर आए थे, पर हाँ ऐसा अध्ययन से या हिस्टोरियंस के उल्लेख से पता चलता है कि शायद काजू, मक्का या संतरा, ये तीन चीज़ें भी पुर्तगाली साथ में लेकर आए होंगे। अगर आपको आंसर लगाना हो, कुछ ना मिल रहा हो, तंबाकू और आपका आलू के अलावा अगर आपको कुछ लगाना हो तो आप तीन चीज़ों के साथ जा सकते हैं, काजू और संतरा और साथ में मक्का। अब इसके पहले के समय में मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का कि फलाना फलाना समय में, मान लीजिए हम बात करें गुप्ता एरा के बारे में या किसी और एरा के बारे में, मौर्यंस के बारे में, तो क्या उस समय भारत में संतरे की खेती होती थी, या फिर चार दी जाएं आपको स्टेटमेंट्स, चार ऑप्शन कि फलाना फलाना फलाना, इन चारों में से किसकी खेती नहीं होती थी। तो अगर आपको एक चुनना हो तो आप संतरा चुन सकते हैं, काजू चुन सकते हैं या मक्का चुन सकते हैं, और तंबाकू और आलू तो है ही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली क्या लेकर आए थे। फर्स्ट दो चीज़ें तो होंगी आलू और तंबाकू, सेकंड में आप संतरा, काजू और मक्का भी रखेंगे। इसके पहले की एज में कम साक्ष्य मिलते हैं, इसी कारण आप जो है इसे एलिमिनेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फसल जो है वो शायद पुर्तगालियों के आगमन से पहले नहीं थी। क्लियर है? क्या लेकर आए थे, तो ये तीन चार आपको फैक्ट रखने, याद करना है। और अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो इनमें से जो है आप चुन के बहुत आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखें आगे हम बढ़ते हैं, पुर्तगालियों के पतन के कारण पर चर्चा करेंगे हम। तो जल्दी से साइड हेडिंग डाल लें, भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत में पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ था। क्या कारण था कि पूरी 15वीं शताब्दी में जिन पुर्तगालियों ने भारत में हिंद महासागर पर कब्जा कर रखा था, पूरे हिंद महासागर पर जो है अपना ट्रेड को, एकाधिकार को बनाए रखा था, उनका जो है वो भारत में पतन क्यों हुआ। तो सबसे पहले
बहुत जनरली आपको समझ में आ जाएगा कि पुर्तगालियों के पतन का कारण सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और आप कहें थोड़ा सरफेस लेवल रीज़न है पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली जो कंपनीज थी, डच हों चाहे इसके बाद अंग्रेज हों, फ्रांसीसी हों, ये सारी कंपनियां पुर्तगालियों से अधिक इफ़ेक्टिव थीं। उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ज़्यादा संसाधन थे और उन संसाधनों के साथ उन्होंने पुर्तगालियों को जो है वो पीछे खींच दिया, उन्हें जो है ट्रेड से बाहर कर दिया। ये एक काफ़ी सामान्य सा उत्तर होगा कि पुर्तगालियों के पतन का सबसे बड़ा रीज़न था भारत में कि उनके पास जो है आने वाली कंपनी, उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छे संसाधन थे, मजबूत नौसेना थी। पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण थोड़ा सा सरफेस लेवल कारण। थोड़ा और इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएं, अगर हम पुर्तगालियों के पतन के अन्य कारणों को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, डेप्थ में उतरें, तो हम पाते हैं सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट कारण था पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता। ये असहिष्णुता अर्थात इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो धार्मिक कट्टरता, थोड़ा रेडिकल वे जो था पुर्तगालियों के पतन का कारण था। देखें इस चीज़ को समझें कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो उनका एक उद्देश्य था क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, और ये जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना का उद्देश्य था, इसके लिए इन्होंने जो है वो काफ़ी रफ मार्ग अपनाया, थोड़ा क्रूर मार्ग अपनाया था। इसी क्रूर मार्ग के अपनाने के कारण पुर्तगालियों की भारत में एक्सेप्टेंसी कम थी। पुर्तगालियों को लोग जो है व्यक्तिगत लेवल पर या उनके ट्रेड को व्यक्तिगत लेवल पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और इसी अस्वीकार्यता के कारण भी जो है पुर्तगाली कभी भारत के लैंड एरिया पर जो है बहुत अधिक बड़े क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाए। जैसे आप देखेंगे ब्रिटिशर जब भारत आते हैं तो ब्रिटिशर जो है वो कालीकट से लेके आगे तक पूरे भारत में जो है उनका कब्जा रहता है, दिल्ली दरबार तक जो है वो दिल्ली तक जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उतने अधिक धार्मिक कट्टर नहीं थे, रेडिकल नहीं थे जितने जो है पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के द्वारा जो है इनकी धार्मिक नीतियाँ बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी कट्टर थी, जिस कारण इनकी एक्सेप्टेंसी जो है वो कम थी। तो पहला रीज़न जो है उनके प्रतिद्वंदियों का स्ट्रॉन्ग होना था। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इनके पास जो है इनकी जो नीतियाँ थी वो थोड़ी धार्मिक असहिष्णुता की थी, थोड़ी रेडिकल थी, थोड़ी कट्टरवादी थी। थर्ड और आप समझने की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट कि पुर्तगाल या कोई भी देश जो भारत में ट्रेड करने आता है उसके लिए यह सबसे ज़रूरी है, सबसे इसेंशियल है कि वो जिस देश से आ रहा है, मान लीजिए पुर्तगाल की कंपनी है तो पुर्तगाल का यूरोप में मजबूत होना। मान लीजिए पुर्तगाल यहाँ भारत में ट्रेड कर रहा है, भारत में ट्रेड करते हुए पुर्तगाली अपनी स्थिति को अच्छा तभी बना सकते हैं जब यूरोप में उनकी स्थिति अच्छी रही हो। तो पुर्तगालियों की स्थिति कुछ समय के पश्चात 15वीं शताब्दी के पश्चात जो है वो यूरोप में भी खराब होने लगी थी, आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होने लगी थी। और इस आर्थिक स्थिति के खराब होने का एक कारण शायद ये भी था कि पुर्तगाल जो है वो डायरेक्टली रिलेट हो चुका था इसके पश्चात 15वीं शताब्दी के पश्चात स्पेन से। स्पेन के साथ वो डायरेक्टली रिलेट होने से स्पेन का पतन हो रहा था, साथ में पुर्तगाल का भी पतन हो रहा था। तो पुर्तगाल का यूरोप में थोड़ा पतन की स्थिति थी, इस कारण भारत में भी जो है उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी, और पतन इन द सेंस आर्थिक पतन हो रहा था। लगातार जो है नुकसान पे नुकसान होते रह रहे थे 15वीं शताब्दी के पश्चात। थर्ड रीज़न था इनकी जो है पुर्तगालियों की हरकतें, जिसको हम सामान्य थोड़ी स्लैग लैंग्वेज में कहें तो इनकी थोड़ी हरकतें जो है पुर्तगाली थोड़ी धृष्टतापूर्ण कार्य करने लगे थे। आप देखेंगे हम जो है ब्रिटिशर वाला चैप्टर जब करेंगे तो आप पाएंगे 2-3 बार जो है ये मुग़ल दरबार से भी जो है मुग़ल सम्राट से भी भिड़ गए थे, फिर उन्हें जो है वो सही करा गया था मुग़लों के द्वारा। तो पुर्तगालियों की धृष्टतापूर्ण हरकतें, बचकानी हरकतें कह सकते हैं आप इसको। आप इसे ऐसे समझें कि पुर्तगाली जो थे वो 2 बार स्पष्ट रूप से मुग़ल सम्राट के साथ जो है एज टू एज टकराए थे। एक तो जो है वो अकबर के समय जहांगीर के समय ही हुआ था। जहांगीर जो है ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर और शाहजहां इन दोनों शासकों से पुर्तगाली जो है डायरेक्ट जो है टकराए थे 2 बार, या फिर कहें इनका जो है झड़प की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। पहली बात तो ये कि पुर्तगाली जिस स्थान पर कंपनी स्थापित कर रहे हैं वहाँ का जो सम्राट है वो मुग़ल सम्राट है, और मुग़ल सम्राट के जहाज भी परमिट लेकर हिंद महासागर में व्यापार कर रहे हैं।
और इसके बाद भी पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के 4 इंपीरियल जहाज़ों को रोका गया और उनके साथ लूटपाट करी गई थी। तो 4 इंपीरियल जहाज़ों के साथ जहांगीर के 4 इंपीरियल जहाज़ों के साथ लूटपाट करी थी पुर्तगालियों ने। और इसके बाद जो है जहांगीर का इनके प्रति अप्रसन्नता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो छूट मिल रही थी भारत में ट्रेड की, उसमें काफ़ी जो है उसमें काफ़ी डिक्रीज़ हुआ था, काफ़ी कम हुई थी और पुर्तगालियों की स्थिति थोड़ी सी जो है वो ख़राब हुई थी इन 4 इंपीरियल जहाज़ों पर आक्रमण करने से या उन पर जो है लूटपाट करने से। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर की जो माता जी थी, उनका जो है इन 4 इंपीरियल जहाज़ों के आने वाले सामान पर जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट था, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी इन जहाज़ से आने वाले सामान के लिए। अब वो जो है वो लूट लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा और इसके कारण जो है इनके भारत के अंदर ट्रेड पर जो है बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया था। सेकेंड चीज़ थी इनकी जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, तो शाहजहां की वाइफ थी मुमताज़, जिनके लिए जो है ताजमहल बनाया गया था। जो मुमताज़ की 2 महत्वपूर्ण दासियां थीं, जो इम्पोर्टेंट दासियां थीं, उनके साथ भी पुर्तगालियों ने जो है दुर्व्यवहार किया था। ऐसा जो है कई जगह आपको लिखा मिलेगा बुक्स में, दुर्व्यवहार किया था, जिस कारण जो है वो शाहजहां भी जो है इनसे काफ़ी खफा हो गए थे, काफ़ी जो है इनके प्रति थोड़ी हार्ड नीतियाँ बनाने लगे थे। उनके लिए जो व्यापारिक छूट दी हुई थी उसे जो है वो बंद कर दिया था इन्होंने। बंद तो नहीं कहेंगे, काफ़ी कुछ कम कर दिया था। तो पुर्तगालियों के पतन के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस में सबसे पहला है कि इनके जो व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे वो मजबूत होने लगे समय के साथ। अच्छे प्रतिद्वंदी आए जिन्होंने इसको जो है ट्रेड से बाहर कर दिया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये धार्मिक असहिष्णु थे, इनकी एक्सेप्टेंसी भारत में कम हो रही थी इनकी धार्मिक नीतियों के कारण, कट्टरपंथी थे। थर्ड चीज़ थी कि पुर्तगाल का यूरोप में पतन हो रहा था, इस कारण आर्थिक पतन हो रहा था, इस कारण भी हिंद महासागर में इनकी स्थिति खराब हो रही थी और इस कारण भारत में स्थिति खराब हो रही थी। फोर्थ चीज़ हमने देखी कि पुर्तगालियों के कार्य, और उन कार्यों में 2 था, जहांगीर और शाहजहां के साथ इनका एज टू एज टकराना, जहांगीर के 4 इंपीरियल जहाज़ों के साथ लूटपाट और शाहजहां की वाइफ मुमताज़ की दासियों के साथ दुर्व्यवहार। इसके कारण भी पुर्तगालियों का जो है काफ़ी कुछ पतन हुआ था। काफ़ी कुछ जो है इनकी जो सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता था, व्यापार में इनको प्रेफरेंस दिया जाता था, उसको जो है वो मुगलों द्वारा जो है वो कम करा जाने लगा था। और अगर आपको जो है ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण लिखें, तो उसमें एक पॉइंट इसेंशियल रूप से और आप लिखेंगे, और वो पॉइंट जो है वो था पुर्तगालियों के द्वारा एक अन्य क्षेत्र ब्राज़ील की खोज। देखें, पुर्तगालियों ने जो है भारत में आने का रास्ता तो खोजा ही था, साथ में 15वीं शताब्दी के पश्चात जो है ब्राज़ील की खोज भी की जा चुकी थी। तो पुर्तगालियों का काफ़ी कुछ फोकस जो है अब वो ब्राज़ील की ओर शिफ्ट हो गया था। तो ब्राज़ील की ओर शिफ्ट होने के कारण जो है उतनी इकोनॉमिक सहायता जो है पुर्तगाली कंपनी को भारत में नहीं दे पा रहा था पुर्तगाल, जिस कारण जो है पुर्तगाल की स्थिति भारत में जो है लगातार कमज़ोर होती गई। पुर्तगाली कंपनी की जो है लगातार स्थिति कमज़ोर होती गई। यहाँ पर जो है पुर्तगाली कंपनी पतन हो जाता है और इसके पश्चात आते हैं डच। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, डच कंपनी, लिखना स्टार्ट करें। आप जो है 3-4 फैक्ट लिख लीजिए इसमें। सबसे पहले डच कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले डच कंपनी के बारे में लिखेंगे कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई, उसकी डेट जो है आप एसेंशियल रूप से नोट कर लें। इसका रीज़न ये है कि डच कंपनी से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते। अधिकांश क्वेश्चन जो है या तो पुर्तगाली से होते हैं, या तो जो है ब्रिटिशर से होते हैं, या कहें अंग्रेज से होते हैं, या वो फ्रांसीसी कंपनी से होते हैं। डच और डेनिश कंपनी से प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में नाम मात्र क्वेश्चन होते हैं, जो आप जो है इनकी एक जनरल रीडिंग में भी जो है क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो उसको नोट कर लीजिए। 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि यह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। मैं आपको जो है अभी डच के बारे में पूरी स्टोरी बताता हूँ, उनकी क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि किस प्रकार जो है डच कंपनी भारत में स्थापित हुई और पतन हुआ, वो एक पूरा चैप्टर है। आप 2-4 फैक्ट पहले नोट कर लीजिए। 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है और यह एक संयुक्त पूंजी की कंपनी है। ये पहली संयुक्त पूंजी कंपनी भी मानी जाती है। सेकंड लिख लीजिए कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, तो डच की पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में थी, और बंगाल में भी एक इनकी फैक्ट्री थी चिंसोरा में।
इन दोनों फैक्ट्स को लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। चिंसुरा में, बंगाल के चिंसुरा में इनकी एक फैक्ट्री थी और एक फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में थी। ओके, अब आप एक नोट डाल लें, मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ जो शायद बुक्स में आपको ईजिली या आपकी लूसेंट में या अन्य बुक में जो है आपको ईजिली ना मिले। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि मूसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में भारत आने वाली सभी फैक्ट्रीज़ के, भारत में आने वाली सभी कंपनीज़ ने फैक्ट्री लगाई थी। केवल पुर्तगाली ही एक ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई थी। मसूलीपट्टनम में सभी जो भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियां थी की फैक्ट्रीज थी, पुर्तगाल की नहीं थी। और सेकेंड चीज़ कि चिंसुरा में किसकी फैक्ट्री थी, तो चिंसुरा में डचों की फैक्ट्री थी और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की। ये जो क्षेत्र नगरों के नाम मैं बता रहा हूँ, 2-3 नगर हैं, ये सभी बंगाल में स्थित है। मैं 3 नगरों के अभी नाम बताऊंगा, उन तीनों के साथ आप जो है किसकी फैक्ट्री कहाँ थी नोट कर लें। सबसे पहले चिंसुरा में डचों की फैक्ट्री थी, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी और हुगली में जो है वो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। आगे जो है इसको सब ब्रिटिशर कवर कर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी ये जो है फैक्ट के रूप में आप इसे नोट कर लें। चलिए अब हम जो है इसका लास्ट फैक्ट और नोट करते हैं, उसके बाद अपन इसको पूरा समझेंगे। तो इसका लास्ट फैक्ट है कि 1759, ये डेट लिख लें, 1759 की इस डेट को बेड्रा, इसको बेड्रा भी बोलते हैं, बेड्रा का एक युद्ध हुआ था। ये बेड्रा जो है ये चिंसुरा में ही स्थित है, जो अपनी अभी फैक्ट्री का स्थान का नाम लिखा था आपने, वही चिंसुरा का एक क्षेत्र है। बेड्रा या बेड्रा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया और डचों को पूरी तरह से भारत से जो है वो समाप्त कर दी थी, शक्ति उनकी समाप्त हो चुकी थी। तो 1602 को डच भारत आए थे, डच कंपनी की स्थापना हुई थी और 1759 में इनका जो है बेड्रा के युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरह से यहाँ भारत में खात्मा कर दिया गया। चिंसुरा में इनकी जो अंतिम फैक्ट्री थी वो भी जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी और जो कुछ भी बची हुई थी वो केवल ट्रेडिंग यूनिट्स थी। डचों का लगभग इस युद्ध के बाद भारत में समाप्त हो चुका था कार्यक्रम, उनका पूरा जो है ट्रेड लगभग समाप्त हो चुका था। अब देखें, इस चीज़ को समझें, फैक्ट नोट हो चुके हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ को कंसोलिडेट करें। आपको इन फैक्ट के अलावा कोई फैक्ट अगर आपके प्री में देखने को मिले या कोई क्वेश्चन देखने को मिले डच से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर किस प्रकार दे सकते हैं, तो उसको देखें। तो देखें, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई और ट्रेड चल रहा था उनका, लेकिन जब पुर्तगाली कंपनी का पतन होने लगा, हिंद महासागर से उनका कब्जा थोड़ा कम होने लगा, उसी समय 1602 को कंपनी स्थापित हुई डचों की। और आप डच की स्थिति, इस डच कंपनी को और याद रखें, इस डच के लिए एक और टर्म यूज होता है हॉलैंड की कंपनी। डच वास्तव में हॉलैंड ही है और हॉलैंड ही नीदरलैंड है, मतलब हॉलैंड का ही पुराना नाम है, नया नाम है नीदरलैंड, और नीदरलैंड या डच ये सिमिलर चीज़ें हैं। डच कहूँ, मैं कहूँ हॉलैंड की कंपनी, मैं कहूँ नीदरलैंड की कंपनी, तो ये तीनों ही जो है वो एक ही चीज़ है, वो एक ही जगह को इंडिकेट कर रही है। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, हॉलैंड, नीदरलैंड या आपका है डच, इसका वास्तव में यूरोप में पुर्तगाल से विवाद चल रहा था। जब पुर्तगाल का और यूरोप का विवाद चल रहा था, उसी के समय पुर्तगाली कंपनी भारत में आने का प्रयास कर रही थी। तो पुर्तगाली कंपनी जब भारत में आई तो इनकी पहले ही पुर्तगाल से जो है प्रतिद्वंद्विता थी और उसको जो है यहाँ पर भारत में आने पर भी जो इन्होंने पूरी तरह से परस्यू करा और भारत से जो पुर्तगाली सत्ता को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा कार्य और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो पुर्तगालियों का ही था। पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है डचों के द्वारा ही पुर्तगालियों को पूरी तरह से भारत में समाप्त करा गया था। पुर्तगाल और डच का पहले भी यूरोप में विवाद था और वो जो है राष्ट्रीयता के स्तर पे विवाद था, उस पर अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या परिस्थितियां थी कि पुर्तगाल और हॉलैंड के बीच में विवाद था। अब वो विवाद की स्थिति जो भी थी, प्रवासियों की स्थिति जो भी थी, उसके बारे में चर्चा ना करते हुए आप इधर आएँ तो भारत में भी जैसे ही पुर्तगाली कंपनी आई, उन्होंने अपनी वो प्रतिद्वंद्विता जो यूरोप में चल रही थी उसको यहाँ भी परस्यू करा और पुर्तगालियों को भारत से उखाड़ फेंका। ये एक चीज़ थी। सेकेंड चीज़ थी कि ये जो डच कंपनी थी ये भारत आई और इतने बड़े क्षेत्र हिंद महासागर पर कब्जा करने वाले पुर्तगालियों को इन्होंने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था फ्लूट शिप। आप इसको टर्म नोट करें, फ्लूट शिप। अब ये जो फ्लूट शिप क्या है, तो ये फ्लूट शिप है, जो पुर्तगाली थे इनके जो जहाज़ थे वो काफ़ी बड़े थे
बड़े भारी जहाज़ों को लेकर जो है ये चला करते थे। ये जो बड़े भारी जहाज़ थे इनको चलाने का खर्चा और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इस कारण जो पुर्तगाली थे उनका मुनाफा काफ़ी कम हो रहा था। इसी के साथ जो डच थे इन्होंने एक नए टाइप का जहाज़ बनाया, नए टाइप के जहाज़ को जो है यूज़ करना स्टार्ट करा और ये जहाज़ थे फ्लूट शिप। ये जो फ्लूट शिप थे ये काफ़ी लंबे हुआ करते थे और काफ़ी हल्के हुआ करते थे, जिसके कारण इनकी जो कॉस्ट थी, जो पूरे टूर की कॉस्ट थी, वो 100 से 60% तक डिक्रीज़ हो गई थी। अगर पहले कॉस्ट उनकी 100 लगा कर दी थी तो अब 60, इवन सम 50। अगर जो है उनको मानसून के समय ट्रेड विंड मिल जाए तो 50% तक कम हो जाती थी। इतना जो है असर पड़ रहा था इन फ्लूट शिप्स के कारण। और ये जो फ्लूट शिप्स थे इनका यूज़ जो है वो वॉर में भी कर सकते थे। अगर युद्ध की कहीं स्थिति बनती थी तो ये जो शिप्स थे वो आसानी से मूव भी कर सकते थे और युद्ध करने में भी सक्षम थे। अर्थात ट्रेड और युद्ध दोनों में ही एक एडवांटेज मिल रहा था डच कंपनी को, क्योंकि उनके पास एक अच्छा शिप थी, शिप की टेक्नोलॉजी थी जो पुर्तगालियों के पास नहीं थी। आप देखें उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, अच्छे टेक्नोलॉजी वाला जहाज है और पुर्तगालियों को हराने का एक अच्छा रीज़न है। इस रीज़न के कारण जो डच थे वो लगातार पुर्तगालियों से युद्ध लड़ते रहे, कई स्थानों पर उनकी फैक्ट्रीज पर हमला भी करा और पुर्तगालियों को भारत से समाप्त भी कर दिया। उनकी शक्ति लगभग क्षीणता को प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर देखना होगा कि डच जो कंपनीज थी, जो डच कंपनी भारत आई थी, ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। अब ये संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, तो आप जो अभी वास्तव में अभी के समय में जो आप देखते हैं जैसे कंपनीज के शेयर बेचे जाते हैं, जो ये शेयर का बेचना खरीदना होता है, इससे कंपनी को जो है वो फ़ायदा होता है। अर्थात एक कंपनी अपने शेयर जारी करती है और हम उन शेयर्स को खरीदते हैं और बदले में उस कंपनी को पैसा देते हैं। तो इससे कंपनी को रेवेन्यू मिलता है, पूंजी निवेश होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण जो है वो गेन कर पाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये डच कंपनी थी, हॉलैंड या नीदरलैंड की कंपनी थी, ये पहली संयुक्त पूंजी कंपनी थी जिसने अपने जो है वो शेयर रिलीज़ करे थे, शेयर बांटे थे, खरीदे गए थे इनके शेयर, और इनके शेयर खरीदने के साथ इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा पूंजी थी। तो ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी थी, इनके पास हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट था एज़ कम्पेयर टू पोर्चुगीज़। तो इनको पुर्तगालियों के समक्ष अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी काम आया। इन डच कंपनीज़ के बारे में एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जो डच कंपनी थी ये भारत में जितनी भी कंपनीज़ आई थी उन सब में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल थी। इन्होंने जो है हमेशा अपना फोकस रखा भारत के अंदर ट्रेड पर। यहाँ देखेंगे कि पुर्तगाली जो है वो भारत में ट्रेड कर रहे थे पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे हिंद महासागर में। डच जो है वो भारत के अंदर कहीं भी व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में डच जो कंपनी थी वो भारत में बहुत अधिक स्थापित हो ही नहीं पाई। उन्होंने जो है हिंद महासागर से पुर्तगालियों को खदेड़ कर जो है स्वयं स्थापित हुए और इनकी स्थापना के साथ ही भारत में ब्रिटिशर भी जो है एक अच्छी स्थिति में आ रहे थे। 1602 में ये कंपनी आई थी, कंपनी स्थापित हुई थी डच की, और 1608 में जो है सूरत में ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल चुकी थी। तो ये दोनों देश थे, ये जो दोनों कंपनीज थी वो भारत लगभग कुछ अंतर से साथ में आए थे। तो जो पुर्तगाली थे उनको डचों ने हटा दिया और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ एक समझौता टाइप का आप कह सकते हैं कर लिया था। वो क्या समझौता था कि ये दोनों कंपनी, देखिए ये दोनों कंपनी, ब्रिटिश कंपनी या इंग्लिश कंपनी और डच कंपनी, ये दोनों लगभग एक साथ भारत में आए थे, लेकिन डचों ने पुर्तगालियों को स्थापित कर दिया था और ब्रिटिशर्स जो है और डच इन दोनों ने आपस में कुछ युद्धों या स्वयंभू तरीके से जो है अपने लैंड एरियाज को बांट लिया था। और कैसे बांटा था, तो ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली कहा कि हमारा जो क्षेत्र है वो भारत रहेगा, हमारी जो कॉलोनी है वो भारत तक सीमित रहेगी, आप इंटरफेयर ना करें। और जो ये डच कंपनी थी इससे कहा कि आप अपना ट्रेड जो है वो यहाँ के मसाला द्वीपों तक सीमित रखें। और ये मसाला द्वीप कौन से थे, तो ये है इंडोनेशिया और मलेशिया, इस तरफ के जो है पूरे द्वीप समूह। आप अभी जो देखते हैं जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल, और ये पूरा क्षेत्र आप समझ सकते हैं ईस्टर्न द्वीप समूह को आप समझें।
दक्षिण चीन सागर के नीचे वाला क्षेत्र। आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो वर्ल्ड मैप पे जहाँ पर दक्षिण चीन सागर है उसके नीचे का जो क्षेत्र है, छोटे छोटे जो द्वीप समूह आते हैं फिजी के बाद से, ब्रुनोई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, और इस तरफ का पूरा क्षेत्र जो है वो ईस्टर्न द्वीप समूह कहा जाता था उसे, और उस पर जो है डचों ने कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिशर्स रह गए इंडिया में, डच अपने आप को सीमित कर लेते हैं ईस्टर्न द्वीप समूह पर। और ये इस तरफ सीमित इसलिए नहीं कर गए कि ये कॉम्प्रो कर लेते हैं किसके साथ, इन्होंने जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा अपने हितों के साथ, ऐसा नहीं था। डच, जैसा आपने पहले नोट करा, डच कंपनी जो है एक बहुत प्रोफेशनल कंपनी थी, शेयर थे उसके, और उसका प्रमुख उद्देश्य रेवेन्यू जनरेट करना था। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये जो है ईस्टर्न द्वीप समूह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ मसालों का बहुत प्रोडक्शन होता था। भारत में तो होता ही था, इन द्वीप समूहों में भी मसालों का बहुत प्रोडक्शन होता था, और यहाँ पर कंस्ट्रेंट भारत की अपेक्षा कम थे, अवरोध भारत में ज़्यादा थे, इस क्षेत्र में अवरोध काफ़ी कम थे, बहुत आसानी से जो है यहाँ से ट्रेड करा जा सकता था। तो भारत में बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने रूल करा, और जो ईस्टर्न द्वीप समूह थे उसमें बहुत लंबे समय तक डचों ने जो है वो राज करा था। ये दोनों ब्रिटिश और डच कंपनीज के बीच में जो है कई युद्धों के बाद एक क्रमिक तौर पर जो है ये डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिशर्स भारत में अपने आप को लिमिट करेंगे और डच जो है वो ईस्टर्न द्वीप समूह में अपने आप को लिमिट कर लेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार डच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन हुआ, और ये जो है अंतिम परिणति लेता है 1759 के बेडरा वॉर में। और ये जो बेडरा का युद्ध था ये चिंसूर में हुआ था। चिंसूर जो है वो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है। आप कुछ फैक्ट्रीज़ के और नाम मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के जो है इन कंपनीज़ के अंतिम चैप्टर पे मैं आपको जो है एक पूरी टेबल बना के दे दूंगा। एक जो है ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे अपन टेबल बना लेंगे, जिसमें अपन जो है पूरी कंपनीज़ की स्थापना वाले ईयर, वे कब आई थी और कब गई। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनसे। फैक्ट्रीज़, पहली जो विदेशी कंपनी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। सेकेंड चीज़ कि इनका जो है उसको कैपिटल कब बनाया उन्होंने, ये कंपनीज कब भारत आई और कब भारत से गई। ये जो है पूरे क्रम से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंपनीज के पूरे डिस्कशन के बाद 4th 5th वीडियो में मैं आपको वो टेबल दे दूँगा, प्रोवाइड करा देंगे हम आपको। चलिए, यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप इस लेक्चर में हमने देखा कि पुर्तगाली कंपनी का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ, पूरे पुर्तगाल का हिंद महासागर पर किस प्रकार कब्जा हुआ, किस प्रकार उन्होंने मलक्का हरमुज को जीता, हिंद महासागर पर पूरी 15वीं शताब्दी तक वे जो है वर्चस्व स्थापित रहा उनका। इसके पश्चात इनका पतन होता है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, धार्मिक कारण हो, चाहे उनके जो है वो भारत के अंदर कार्य हो, धृष्टतापूर्ण कार्य हो, लूटपाट हो। पुर्तगालियों के पतन में एक विशेष कारण, एक महत्वपूर्ण कारण डच भी बनते हैं। डच ने जो है वो पुर्तगालियों को स्थापित करा पूरी फ्लूइड शिप्स के द्वारा, और इसके बाद ब्रिटिशर्स और उनके बीच में वॉर होती है, जिसके कारण जो है ये एक क्रोनोलॉजी में डिसाइड हो जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपना फोकस रखेंगे इंडिया के अंदर, और डच कंपनी जो है अपना फोकस रखेगी मसाला द्वीप पर। इनको जो है अभी के समय में इंडोनेशिया, मलेशिया ये वाला क्षेत्र कहा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।